सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट की एक और कहानी की शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। यह है तीसरी कसम, जो कि आप लोगों ने मे बी पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से एक बार पढ़ लें। ये फनीशोनाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम, जो कि 1956 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके ऊपर 1966 में एक फिल्म भी बनी थी जिसमें राजकुमार ने किरदार निभाया था। बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो भी अगर टाइम मिले तो आप एक बार देख लेना। वैसे आइए इस कहानी को अब देखते हैं कि क्या है। ये जो कहानी है ये आंचलिक एक कहानी है, जो कि फनीश्वरनाथ रेणु के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि मैला आंचल उन्होंने लिखा है। और वो आंचलिक कहानी ज़्यादा लिखते थे या आंचलिक उपन्यास ज़्यादा लिखते थे। वो यह आंचलिकता से है कि जो आपके एरिया क्षेत्र या फिर जो किसी अंचल को केंद्र में रख कर लिखा जाता है, उसकी भाषा, उसकी जो भी किरदार है वो सब उस अंचल प्रधान होते हैं। तो ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। मैंने वही चीज़ लिखी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि तीसरी कसम जो कि फनीश्वरनाथ रेणु की कहानी है वो किस कहानी संग्रह में, तो ठुमरी में है। इसका मूल शीर्षक मारे गए गुलफाम है। मतलब मैंने पहले बताया कि मारे गए गुलफाम के नाम से ये लिखा गया था, बाद में इसको तीसरी कसम कर दिया गया क्योंकि इसमें ये 3 कसम खाता है। इस कहानी पर 1966 ईस्वी में तीसरी कसम नाम से फिल्म भी बनी। अब प्रमुख पात्र हैं इसके हीरामन, और जो कि नायक है और वो गाड़ी चलाता है, और इसकी नायिका है हीराबाई, जो कि मथुरा मोहन और रौता कंपनी में काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिसंबर वाले में यहाँ से क्वेश्चन बना है कि वो किस कंपनी में काम करती है। तो आप लोग इसको याद करिए, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि जो हीराबाई होती है वह 2 कंपनी, एक है मथुरा मोहन कंपनी और दूसरा है रौता कंपनी। इन्हीं दोनों कंपनियों में वो काम करती है। और मे बी अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ दिया आपसे कि वो किसकी भूमिका निभाती है, तो वो लैला की भूमिका निभाती है क्योंकि वो नौटंकी कंपनी और सर्कस में काम करती है, तो वो लैला की भूमिका उसमें निभाती है। और ये तो मेन मुख्य जो पात्र है वो हो गया। अब इसके अलावा भी अन्य पात्र हैं, वो कौन कौन से आइए देखते हैं। इसके अन्य पात्र है लाल मोहर, धुन्नी राम, लहसनवा, पलटू दास। ये इसके अन्य पात्र हैं। ये सब जो है हीरामन के दोस्त रहते हैं। यह एक सीधे साधे ग्रामीण युवक हीरामन और हीराबाई की भावात्मक संवेदना की कहानी है। दोनों एक दूसरे से एकदम भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, उसकी ये कहानी है। अब आइए अब कहानी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जो हीरामन है वह 20 साल से गाड़ीवान है तथा उसने उस पार मोरंग राज, जो कि नेपाल में है, उस पार बोले तो नेपाल में, और से धान और लकड़ी ढोने तथा कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाने का कार्य करता है। हीरामन क्या करता है, वो गाड़ी चलाता है और वो जो चोरी का सामान है वो इस पार से उस पार ले जाने का कार्य करता है, और 20 साल से वो ये काम कर रहा है। अब गाड़ी के 5वीं बार सीमा के इस पार तराई में पकड़े जाने पर हीरामन बैलों की सुरक्षा के कारण गाड़ी को छोड़कर चतुराईपूर्वक बैलों को लेकर भाग निकला तथा उसने अब कभी चोर बाजारी का माल ढुलाई न करने की कसम खाती। क्या होता है कि वो चोरी का सामान इधर से उधर करता है, और उस कंडीशन में उसकी बार बार जो है चोरी पुलिस मतलब जो भी सामान लेके आता है तो पुलिस वाले चेकिंग के दौरान उसकी गाड़ी पकड़ लेते हैं जब इस पार से उस पार सामान लेके जा रहा होता है, और उसके ऊपर बहुत सारा जुर्माना लगा देते हैं। अब वो 5वीं बार फिर से पकड़ा, और हर बार मतलब पुलिस वाले उसको जेल में डाल देते हैं और फिर बोलते हैं कि इस बार अगर किया तो मतलब भारी भरकम जुर्माना लेते हैं। तो अब 5वीं बार फिर से वो पकड़ाया था और इसने बोला था कि मैं चोरी नहीं करूंगा आपसे, लेकिन वो फिर पकड़ाता है। तो अब इस डर से कि फिर से पुलिस वाले इसको पकड़ लेंगे और भारी जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो क्या करता है कि अपना जो गाड़ी है उसको वहीं छोड़ देता है और उसमें से बैल को खोलकर वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है। और वो भागते भागते अब तक वो कसम खाता है कि अब मैं कभी भी चोर बाजारी का सामान नहीं लेकर जाऊँगा, क्योंकि उसमें रिस्क है, बार बार पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए इस कहानी में नोट में मैंने लिख दिया कि हीरामन 3 कस्में खाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हीरामन कौन कौन सी कस्में खाता है, तो वो 3 कसम खाता है। पहली कसम कि वो चोर बाजारी का सामान नहीं ढोएगा। दूसरी कसम खाता है कि बांस की ढुलाई नहीं करेगा, और बांसों की गाड़ी से बाहर निकलने रहने के कारण गाड़ी हमेशा बेकाबू हो जाती है, क्योंकि जो बैलगाड़ी होती है छोटी रहती है और जो बांस होता है वो काफ़ी लंबा रहता है। तो आधा बांस बाहर रहता है और आधा इस पर, तो उसका बैलेंस बार बार बिगड़ जाता है, जिसके कारण उसकी गाड़ी पलट जाती है। तो वो बोलता है कि अब मैं बांस की भी ढुलाई नहीं करूँगा। ये दूसरी कसम उसकी खाती है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है कि वो बांस की लदनी के साथ खरैया शहर की भी लदनी छोड़ देता है। वो दूसरी कसम में ये खरैया शहर की लदनी को भी छोड़ता है। फिर वो तीसरी कसम ये खाता है कि कंपनी की औरत को लदनी नहीं करेगा। ये सबसे लास्ट में खाता है ये कसम। इस कहानी को पढ़ते हैं तो ये पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने नोट्स में ये लिख दिया है। उसके बाद क्या है कि वो
ये तीनों कसम तो खा लेता है। उसके बाद कहानी में क्या होता है ये देखते हैं। अब कई वर्षों तक हीरामन ने बैलों की आधीदारी पर भी जोता, जिससे आधा भाड़ा गाड़ी वाले का और आधा बैल वाले का हो जाता है। अब वो चूँकि वो उसकी गाड़ी तो छोड़ के भाग आया था पुलिस से बचने के लिए, अब उसके पास गाड़ी तो थी नहीं, बस बैल था। तो गाँव में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ लोगों के पास बैल होते हैं, गाड़ी नहीं, कुछ लोगों के पास गाड़ी होते हैं, बैल नहीं। तो दोनों को कोई अगर कोई काम मिलता है तो दोनों, अगर बैल किसी और का है, गाड़ी किसी और का, तो लोग आधा आधा भाड़ा बांट लेते हैं। तो वही काम ये भी करता है, यानी कि आधी दारी पर भी वो काम करता है, अपने बैलों को देता है। लेकिन क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा तो पैसा नहीं कमा सकता है। तो फिर आर्थिक स्थिति सुधारने की दृष्टि में हीरामन अपनी दूसरी गाड़ी बनवाता है और 100 रुपये भाड़े में सर्कस कंपनी की बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की। तो क्या होता है फिर वो उसको 100 रुपया मिलता है भाड़ा, क्योंकि जो बैलगाड़ी है वो बाघों को देख के भाग जाता है। तो ये बहुत सारे जो बैल हैं वो नहीं काम करते हैं ये चीज़, लेकिन वो अपने बैलों को समझाता है और उसके बाद जो मतलब 100 रुपये दे करके उसको भाड़ा मिलता है, 100 रुपये बाघ गाड़ी को सर्कस तक पहुंचाने का, वो ये काम करता है। फिर अब अगला वर्ष आता है। इस बार उसको मथुरा मोहन नौटंकी जो कंपनी है उसमें लैला बनने वाली हीरामई की गाड़ीवानी मिलती है। हीराबाई जो रहती है उसको बोला जाता है कि ये मतलब उसके गाड़ी से सर्कस कंपनी तक छोड़ के आना है, ये काम उसको मिलता है। अब हीराबाई को गाड़ी में बैठाने के कारण हीरामन के पीठ में लगातार गुदगुदी और गाड़ी में रह रहकर चंपा के फूल महकने का एहसास हो रहा था। क्योंकि हीरामन एकदम गांव का सीधा साधा आदमी था, उसके पहले मतलब गाड़ी में वो नहीं बैठा था ऐसे किसी को। जब वो हीराबाई इतनी खूबसूरत थी और वो नौटंकी कंपनी में काम भी करती थी, तो ऑब्वियसली खूबसूरत हो, शहर में रहती थी, तो वहाँ से आई थी, तो वो एक मतलब जो परफ्यूम लगाई थी उसकी खुशबू बार बार हीरामन को लग रहा था कि वो चंपा की फूल महक रही है वैसी। तो उसको मतलब इस एहसास से उसको थोड़ा सा गुदगुदी लग रहा था। अब दोनों पात्रों का परिचय एक दूसरे की नामों की जानकारी से होता है। पहले हीराबाई से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फिर ये बताता है हीरामन। हीराबाई हीरामन को मीता कहकर पुकारती है। मीता बोलते हैं मित्र यानी कि दोस्त, तो हीराबाई उसको मीता कहती है। और कानपुर और नागपुर जगहों के नाम सुनकर हीरामन हंसता है। फिर हीरामन जो है वो पूछता है कि आप कहाँ से आई, तो वो बताती है कि कानपुर शहर से। तो बोलता है, तो वो हंसने लगता है कि ऐसा भी कहीं नाम होता है क्या, कानपुर, नागपुर। हीरामन गाड़ी के पर्दे के छेद से हीराबाई को देखता है तथा उसे पूछकर बीड़ी पीता है। अब हीरामन जो गाड़ी में छेद रहता है, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो बैलगाड़ियाँ होती वो ढकी होती थी, क्योंकि उसमें घर की औरतें सफ़र करती थी, तो उसको कोई देखे ना, इस वजह से वो चारों तरफ से पर्दा लगा होता है। तो वो पर्दे में छेद था, वहाँ से देखकर उससे पूछता है कि क्या मैं बीड़ी पी सकता हूँ। जब हीराबाई बोलती है कि हाँ हाँ पियो, उसे आज्ञा देती है, तब वो बीड़ी पीता है, मतलब अपना इंप्रेशन जमा रहा था वहाँ। हीरामन सजनवा बैरी हो गए हमार गीत गाता है तथा हीराबाई से तारीफ सुनकर उसका मुंह लाल हो जाता है। फिर हीरामन चूँकि सफ़र लंबा है तो वो गीत गुनगुनाता है, तो हीराबाई बोलती है कि अरे तुम बहुत अच्छा गाते हो, गाओ ना, क्यों रुक गए। तब वो उसको फिर से गाना सुनाता है कि सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे, ऐसे करके गाना रहता है। वह हीराबाई की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता है और हीराबाई कजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास विश्राम के लिए गाड़ी रोकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इसमें कौन सी नदी का जिक्र हुआ है, तो कजरी नदी। बहुत आजकल ना बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम मतलब बेसिक नहीं बोलेंगे, एकदम बीच में से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जो कहानी पढ़ा होगा वही उसका आंसर कर सकता है। तो कजरी नदी के किनारे तेगछिया मतलब 3 पेड़ जहाँ होता है उसको तेगछिया बोलते हैं, उसके पास विश्राम के लिए गाड़ी रोकता है। और हीराबाई को कभी चुड़ैल तो कभी भगवती मैया के रूप में देखता है। हीराबाई की सुंदरता देखकर उसे यकीन नहीं होता और फिर वह उसके पैरों को सीधा देखकर विश्वास करता है। क्या था कि जब कजरी नदी के किनारे वो बोलता है कि आप भी थोड़ा उतर के हाथ मुँह धो लीजिए और फिर खाना वाना खाते हैं हम लोग, तो वो जब उतरती है तो देखता है इतनी खूबसूरत रहती है कि वो उसको यकीन ही नहीं होता है कि इतना अच्छा भी इंसान हो सकता है क्या। तो उसको लगता है कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है, या फिर वो सोचता है कि कहीं ये भगवान तो नहीं है। लेकिन जब उसका पैर देखता है, मतलब गाँव में ऐसी मान्यता है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, तो जब वो उसका पैर देखता है तब फिर उसको यकीन होता है कि नहीं नहीं ये आदमी है, मतलब इंसान ही है। फिर हीराबाई के अनुरोध पर वह महुआ घटवारिन का गीत सुनाता है। अब वो लोग वहाँ से कजरी नदी के पास से विश्राम करके फिर जब चलते हैं तो रास्ते में एक घाट आता है, तो वो उसको उसकी कहानी सुनाती है कि ये महुआ घटवारिन का घाट है। तो उसके बारे में फिर वो कहानी बताता है कि क्या क्या हुआ था, तो उसके ऊपर वो गाना गा के सुनाता है उसको। फिर नननपुर हाट के पास हीराबाई को चाय पिलाता है
अब देखिए ये दिसंबर में क्वेश्चन पूछा था कि नननपुर हाट का संबंध किस कहानी से है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैंने, नननपुर हाट जो है वहाँ पे रुककर हीराबाई को वो चाय पिलाता है हीरामन। तो ये तीसरी कसम कहानी में नननपुर हाट का जिक्र किया गया। फारबिसगंज में उसके मित्र लाल मोहर, लहसन व धुन्नी राम पलट दास का भी मिलना, यानी कि यहाँ पे नननपुर हाट और फारबिसगंज ऐसे जगहों का प्रयोग किया गया है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा कि गोदान में कौन से गाँव का जिक्र किया है, तो बेलाड़ी गाँव है और सेमरा गांव, 2 गांव है उसमें, सेमरी और बेलाड़ी। होरी किस गांव से में रहता है, तो होरी बेलाड़ी गांव में रहता है। तो ये सब जब तक आप पढ़िएगा नहीं, आपको वन लाइनर रट के थोड़ा ना पता चलेगा। क्वेश्चन आजकल बहुत डीप पूछ रहा है। अब पलट दास का हीराबाई को सिया कुमारी के रूप में देखना। जो पलट दास जो इसका दोस्त रहता है, तो वो भी मतलब वो लोग भी गांव के रहते हैं, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखे रहते हैं कभी, तो उसको ये सिया कुमारी यानी कि सीता के रूप में देखते हैं। हीराबाई का 50 रुपये भाड़ा देकर हीरामन को रौता कंपनी में भेंट करने के लिए कहना, ताकि वह नौटंकी के पास बनवा सके, और हीरामन रुपये नहीं लेना चाहता। हीराबाई जो है वो 50 रुपया भाड़ा देती है हीरामन को, हीराबाई कि क्योंकि वो कभी नौटंकी नहीं देखा रहता है। वो पूछती है तो वो बताता है कि नहीं नहीं, इतना पैसा हम लोग के पास कहाँ से आएगा कि देखेंगे। तो वो उसको 50 रुपये देती है और बोलती है कि जाके पास बनवा लो और अपने सारे दोस्तों के साथ वो देखने आना नौटंकी। उस वक्त वो रौता कंपनी में काम कर अब 10 दिन तक हीरामन दिन भर बाहर ढोता है और रात को मित्रों सहित वो नौटंकी देखता है, क्योंकि अब उसके पास तो पास बन गया था। तो अब जब कोई हीराबाई के विषय में उटपटांग शब्द प्रयोग करता है, यानी कि नौटंकी देखने समय तो प्रयोग में लाता, तो हीरामन को नहीं सुहाता। अचानक एक दिन लाल मोहर, जो कि हीरामन का दोस्त रहता है, वो हीराबाई के जाने और स्टेशन पर हीरामन की प्रतीक्षा करने की सूचना देता है। वो जाकर हीरामन को बोलता है कि क्योंकि वो अपना दिन भर तो भाड़ा ढोते रहता है, तो जाके बोलता है कि हीराबाई जा रही है, क्योंकि अब उसका वो उस कंपनी में काम खत्म हो गया था। वो फिर वापस अब मथुरा मोहन कंपनी में, अब क्या है कि 2 कंपनी है, मथुरा मोहन और रौता कंपनी, तो जहाँ जहाँ उन लोग का सर्कस लगता है वहाँ वहाँ ही लोग जाती है। तो वो वापस यहाँ का ख़त्म हो गया था, रौता कंपनी का काम ख़त्म हो गया था, वापस वो मथुरा मोहन कंपनी में जा रही थी। तो इसके लिए वो हीरामन को स्टेशन पर बुलाती है, हीरामन की प्रतीक्षा की सूचना देती है स्टेशन पर। अब हीराबाई मथुरा मोहन कंपनी में वापस जा रही थी और बनैली मेले में हीरामन से आने की आग्रह करती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि बनैली मेले का जिक्र हुआ है यहाँ पे। एग्जाम में क्वेश्चन यही से पूछता है कौन से मेले में हीराबाई हीरामन को बुलाती है, तो बनैली के मेले में। अब हीराबाई हीरामन को गर्म चादर खरीदने के लिए 100 रुपये देती है और हीरामन का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। मतलब वो जब वो उसको पैसा देती है तो दोनों मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है, दोनों का मन थोड़ा भारी रहता है। तो जो हीरामन रहता है वो काफ़ी उदास होता है, तो उसको देखकर वो बोलती है कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है। महुआ घटवारिन कह के खुद को संबोधित करती है कि क्योंकि वो तो नौटंकी कंपनी में काम करती है, वो जिसको जो खरीदेगा वो उसके यहाँ जाके काम करेगी फिर। तो अब हीराबाई का गला भर आया और हीरामन चुपचाप फाटक के बाहर खड़ा है। गाड़ी के स्टेशन से रवाना होते ही हीरामन भी मतलब गाड़ी से धीरे धीरे वो अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। अब उसके लिए सब कुछ खाली खाली सा है, बेचारे का दिल टूट गया है। अब वो छोड़ के उसको जा रही है तो वो काफ़ी उदास है। और यहीं पे अब हीरामन तीसरी कसम खाता है कि अब वो कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा। हाँ अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। इसी पंक्ति के साथ ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आप लोग को कहानी अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया है, आप नोट्स करना चाहें तो नोट्स कर लें या फिर वीडियो को अच्छे 2 बार 3 बार करके देख लें तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो कहानी के पात्र याद रखना है, प्रकाशन वर्ष याद रखना है, किस किस जगह का जिक्र हुआ है वो भी मैं इसमें बता दी हूँ। और कहानी आजकल क्या नया ट्रेंड चला है कि आपको पूछता है कि कहानी में कौन सा गाना गाया गया, यानी कि गीत, और किस जगह का, और कौन से अन्य गौण पात्र भी पूछा है। आपने देखा होगा कि जो दिसंबर वाले में आपका बंटी के गौण पात्र के पूछा था, कि उसके जो बंटी के जो दोस्त हैं उनके बारे में पूछा था। तो आपको इसमें के भी जो भी गौण पात्र हैं, गौण पात्र तो नहीं करेंगे, जो उसके अन्य दोस्त हैं उसके बारे में भी याद करके जाना हो। और एक गीतों को भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कि अन्य गीत वो एक तो सजनवा बैरी हो गया हमारा गाता ही है, उसके अलावा गाता है कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, वो इसी का गाना है। नुनवा चटाई काहे नहीं मारली, ये भी गाना है। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया,
और सजनवा बैरी होगा, ये तो जानेंगे। फिर जय मैया सरस्वती आरती करत बानी, ये सब इसमें का गाना है, आपको याद करना है। फिर जगह का नाम, इसमें कौन कौन से जगह का प्रयोग किया गया है, तो ये है विराटनगर, फारबिसगंज, मोरगराज, ये सब नेपाल में पड़ता है। विराटनगर, फारबिसगंज, ये अररिया के पास है फारबिसगंज, जहाँ के मैथिली शरण गुप्त का घर वहीं पे था। मोरंगराज, चंपानगर, सिंधिया गांव और नामलगार ड्योहरी, सिरपुर बाजार और नननपुर हाट, ये सब आपको याद करना है क्योंकि आजकल एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे वीडियो। तो जो पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो लाइक तो बिल्कुल कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते हो, फिर लाइक नहीं करोगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।